हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अपना ये लेक्चर नंबर 3 है। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाइए वो 2 लेक्चर वॉच कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि तब आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अभी तक और क्या नेक्स्ट कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अगर मैं बात करूँ तो मीनिंग वगैरह हो गया था। और जो सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था वो कवर किया था, 2 क्वेश्चन हमने करवाए थे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और जो अपना कवरअप था वो हो चुका था। पीपी परचेस्ड बाय कैश, अगर कैश में पीपी परचेज की जाती है तो कौन कौन सी कॉस्ट को पीपी में ऐड करते हैं और कौन सी कॉस्ट को पीपी से लेस करते हैं, मतलब पीपी की कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमने देख लिया था और इस पे हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे। आज हम करने वाले हैं पीपी इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। अगर पीपी को खुद से इंटिटी बनवा रही है, कोई पीपी है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई ऑफिस है, वो खुद से कोई इंटिटी बनवा रही है, तो उस केस में किस कॉस्ट को हम एज ए पीपी की कॉस्ट मानेंगे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो मटेरियल लगेगा उस पीपी को बनवाने में उस मटेरियल को ले लेंगे, जो लेबर लगेगा उस लेबर को ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई लग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लेंगे, शेयर इन डायरेक्ट कॉमन एक्सपेंसेस, तो अगर कोई शेयर है इनडायरेक्ट कॉमन एक्सपेंसेस में तो उसको ले लेंगे। इन खर्चों को ऐड कर लेंगे, हमारी पीपी की कॉस्ट निकल आएगी। लेकिन इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हम ऐड करेंगे। मान लो ऑफिस बनवाने के लिए कोई लोन लिया एंटिटी ने और उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे कर रही है, और एज पर इंड एस 23 बारोइंग कॉस्ट वो परमिशन कर दे रहा है इंडेक्स 23 की आप उस लोन के अमाउंट को कैपिटलाइज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ पीपी में। तो उस केस में आप उस इंटरेस्ट या उस फाइनेंस कॉस्ट को भी पीपी का पार्ट बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, देन लेबर का खर्चा आया वो ले लेंगे, देन एक्सपेंसेस कोई इनकर हुए वो ले लेंगे, और कोई कॉमन एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट कॉमन एक्सपेंसेस वो ले लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, राइट। इन खर्चों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ पीपी निकल के आ जाएगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि किन खर्चों को हम कंसिडर नहीं करेंगे पीपी की कॉस्ट में। तो सबसे पहले आता है शेयर इन एलोकेटेड एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड। कोई कॉमन एक्सपेंसेस हैं, कॉमन एक्सपेंसेस का कुछ परसेंटेज या कुछ शेयर आप एलोकेट कर रहे हैं पीपी की कॉस्ट में, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको पीपी की कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुई है तो उसको भी पीपी की कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, पीपी की कॉस्ट में नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लो आप कोई एक फैक्ट्री बनवा रहे हैं और फैक्ट्री साइट पे कुछ सीमेंट पड़ी हुई थी, उस सीमेंट की चोरी हो गई, या वहाँ पे कुछ आयरन पड़ा हुआ था उस फैक्ट्री के लिए, वो आयरन का चोरी हो गया, या सीमेंट खराब हो गई किसी भी कारणवश, तो जो चोरी हो गई या वो आयरन खराब हो गया, या मान लो कि कोई लेबर की स्ट्राइक हो गई, राइट, किसी कारणवश लेबर ने स्ट्राइक कर दिया। अब लेबर काम पे नहीं आ रहे हैं बट आप उनको वेजेस पे कर रहे हैं, आप उनको जो उनकी मजदूरी आप उनको दे रहे हैं, बट काम वो नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसे ये एबनॉर्मल खर्चे होते हैं। इन एबनॉर्मल, नाम ही क्या है एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, असाधारण है। ठीक है। तो इन खर्चों को हम पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, इनको हम पी एंड एल में डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक लाइन। एंड थर्ड पॉइंट है, कोई अगर मटेरियल इशू किया गया है फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी, मान लो कोई फैक्ट्री प्रमाइसेस बन रहा है कंपनी का, ठीक है, उस फैक्ट्री प्रमाइसेस के बनने में कुछ सीमेंट लगती है। अब मान लो कंपनी का कोई एक डिपार्टमेंट है जो सीमेंट बेचता है, उसने सीमेंट इशू किया, सीमेंट की 400 बैग, 400 बोरी सीमेंट उसने भेजा उस फैक्ट्री प्रमाइसेस को बनवाने के लिए। ठीक है। तो जो इनवाइस वैल्यू होगी, of invoice value, then we consider such transfer in cost of PP after eliminating the internal profit। कहने का मतलब है, तो जो सीमेंट भेजी गई है उस सीमेंट को हम कॉस्ट के हिसाब से
तो सीमेंट की जो कॉस्ट होगी, एक्चुअल कॉस्ट, उसको हम पीपी में कंसीडर करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट जोड़ दिया है या कोई प्रॉफिट चार्ज कर दिया है डिपार्टमेंट ने, तो उस प्रॉफिट को हम एलिमिनेट कर देंगे। आइए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पीपी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। पीपीई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड उससे बनवा रहे हैं, तो कौन कौन से खर्चे हैं जो एक्सक्लूड किए जाएंगे, बट हम यहाँ भी बात कर रहे हैं प्रॉफिट एलिमिनेशन की। प्रॉफिट एलिमिनेशन की प्रॉफिट एलिमिनेशन इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। अगर एक डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होता है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो मान लो कोई ए लिमिटेड कंपनी है, कोई ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड का एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है बी, एक डिपार्टमेंट बी है, ए लिमिटेड का एक डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट बी क्या करता है, ये सेल करता है सीमेंट, ठीक है, ये सेल करता है सीमेंट। अब मानते हैं कि सीमेंट की जो परचेज कॉस्ट है वो है 90 रुपीज, ठीक है, और ये सेल करता है 100 रुपीज पर बैग, ठीक है। 90 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये में बेच देता है, कौन, डिपार्टमेंट बी। अब ए लिमिटेड क्या कर रही है, ए लिमिटेड एक फैक्ट्री बना रही है, फैक्ट्री बना रही है, ठीक है, एक न्यू फैक्ट्री बना रही है। इस फैक्ट्री बनाने में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, कुछ खर्चे लगेंगे, तो मटेरियल में एक मटेरियल सीमेंट भी लगेगा, ठीक है। तो इसको सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, सीमेंट की रिक्वायरमेंट है कितने, 400 बैग, 400 बोरी इसको सीमेंट की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री बनाने के लिए। तो ये कहता है कि हम बाहर से परचेज क्यों करें, हम अपने डिपार्टमेंट से सीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ए लिमिटेड है वो बोलती है डिपार्टमेंट बी से कि ऐसा है, जो फैक्ट्री बन रही है उस फैक्ट्री पे आप 400 बोरी सीमेंट भेज दीजिए। डिपार्टमेंट भी बोलता है ठीक, मैं भेज दे रहा हूँ। तो 400 बोरी सीमेंट भेजेगा, तो जो इनवाइस बनेगी जो सीमेंट की, 400 बोरी इंटू 100 कितने की बन जाएगी, 40,000 की, ठीक है। 40,000 रुपये की इनवाइस बनाएगा डिपार्टमेंट बी, किसको, कंपनी ए से बोला गया कि 40,000 रुपये की सीमेंट हमने भेजी है। तो अब जब जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की जो पीपी निकाली जाएगी, इस फैक्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ पीपी, इस फैक्ट्री की जब कॉस्ट निकाली जाएगी, तो इस कॉस्ट में इस 40,000 रुपये कंसिडर किया जाएगा पूरा पूरा, नहीं, इस 40,000 रुपये को कंसिडर नहीं करेंगे। ये है हमारी इनवाइस वैल्यू, ये हमारी क्या है, इनवाइस वैल्यू है। इनवाइस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे,
ठीक है, अगेन इनवाइस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, इस 40,000 रुपये में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि इसकी कॉस्ट कितनी है, वो खरीदता है 90 रुपये का, ठीक है, तो और बेचता है 100 रुपये का, तो 10 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। मतलब इस 40,000 में प्रॉफिट भी छुपा हुआ है, कितने का? 4,000 रुपये का। मतलब इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारी है 36,000। कैसे? देखिए, 90 रुपीज़ की कॉस्ट है हमारी और 400 बोरी सप्लाई की गई, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी कॉस्ट निकल के आ जाएगी? 36,000 रुपये। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो इसके इसके बीच का डिफरेंस है कितना है? 4,000 का। ये डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम एलिमिनेट करेंगे जब कॉस्ट ऑफ पीपीई निकालेंगे, न्यू फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ पीपीई, तो उस केस में इस 36,000 रुपये को लिया जाएगा एज कॉस्ट ऑफ पीपीई, एज कॉस्ट ऑफ पीपी। इस 36,000 रुपये को लिया जाएगा एज ए कॉस्ट ऑफ पीपी। प्रॉफिट को हमेशा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एक लाइन डाल देगा वो कि मटेरियल ट्रांसफर हुआ है डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को, अब इसमें इतना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब इनवाइस वैल्यू पे ट्रांसफर हुआ है तो प्रॉफिट को हम एलिमिनेट करेंगे कॉस्ट निकालते टाइम। राइट, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वही बोल रहा था कि जो हमारी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीई एट इनवाइस वैल्यू देन कंसीडर करेंगे सच ट्रांसफर इन कॉस्ट। कॉस्ट को सिर्फ कंसीडर किया जाएगा आफ्टर एलिमिनेटिंग द इंटरनल प्रॉफिट। जो इंटरनल प्रॉफिट है उस इंटरनल प्रॉफिट को हटा दिया जाएगा। जैसे हमने 4,000 को हटा दिया, क्योंकि 4,000 रुपये क्या है? इंटरनल प्रॉफिट है। उस इंटरनल प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड तरीका ये हो सकता है पीपी का, क्योंकि पीपी को परचेस करने का। तो फर्स्ट तरीका हमने सीख लिया, सेकंड तरीका सीख लिया। सेकंड तरीके में एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं, जस्ट वेट, एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं इस पे। चलिए, मूल लिमिटेड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। यह है जब पीपी बनवाई जाती है, मतलब कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है, तो उसको उस केस में कौन कौन सी कॉस्ट आती है। मूल लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री। ठीक है, नई फैक्ट्री बनवा रहे हैं, एंड द इंट्रोडक्शन of its product to the local market. The below tables illustrate which type of item of cost can be capitalized। बोला कि कौन कौन सी कॉस्ट एज पर इंडिया 16 के हिसाब से कैपिटलाइज होंगी कॉस्ट ऑफ पीपी में। तो देखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट आएगी। तो फर्स्ट कॉस्ट दी हुई है साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हमारी पीपी के कॉस्ट का पार्ट होती है, इसलिए इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको कैपिटलाइज कर दिया गया। सेकेंड है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल भी हमारी जो होती है क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ पीपी होती है, मटेरियल लेबर। ठीक है, इसलिए मटेरियल को भी हम कैपिटलाइज करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 इनकर्ड ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हो गई, लेबर ने काम नहीं किया जो भी है, और 10,000 रुपये उनको पेमेंट करना पड़ा। और टोटल कितना खर्चा हुआ लेबर पे? 11,60,000। 11,60,000 रुपये इनकर किया गया लेबर पे, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये ऐसे हैं जो इनकर हुए हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। सो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक इज एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, ये एबनॉर्मल खर्चा है, इसलिए इसको हम पीपी की कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस 10,000 को। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? 11,60,000, उसमें से 10,000 रुपये लेस कर देंगे, 11,50,000 रुपये को हम रिकॉर्ड कर देंगे एज ए कॉस्ट ऑफ पीपी। ठीक है, टेस्टिंग वेरियस प्रोसेस, टेस्टिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं, ले लेंगे। कंसल्टेंसी फीस आती है,
कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले लेंगे। रीलोकेशन ऑफ स्टॉप एंड न्यू फैक्ट्री कॉस्ट, रीलोकेशन, एक नई फैक्ट्री बनाई गई, उस फैक्ट्री पे स्टाफ को रीलोकेट किया गया, ठीक है, उस रीलोकेशन पे कुछ खर्चा आया, इस खर्चे को हम पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं, इसको हम P&L में चार्ज करेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया गया उसको। दूसरा आता है जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम लेते हैं कितने पे लेते हैं, उसके प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी इसकी है, ये, इसलिए इसे यहाँ पे इसको कैपिटलाइज कर लेंगे। और टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी एज पर इंडेक्स 16 निकल के आ गई। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपका जो स्ट्राइक के कारण जो लेबर खर्चा किया गया 10,000 रुपये, उस 10,000 को कंसिडर नहीं किया गया है। एंड जनरल ओवरहेड एंड रीलोकेशन कॉस्ट, इनको भी ऐड नहीं किया गया है। तो ये रहा एक क्वेश्चन समझने के लिए कि कौन कौन सी कॉस्ट आती है, कौन सी कॉस्ट नहीं आती है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है कि जब एसेट को डेफर्ड क्रेडिट बेसिस पे अक्वायर किया जाता है, परचेस किया जाता है, तो कौन सी कॉस्ट आती है। चलिए देखते हैं। पीपी acquired on deferred credit, cost of पीपी would be cash price of asset। तो पीपी को रिकॉर्ड करेंगे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश प्राइस होगी असेट की, ठीक है, उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट लिमिट, देन डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड टोटल अमाउंट पेड इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट। जो डिफरेंस होगा किसके, जो टोटल अमाउंट पे किया गया और जो कैश प्राइस के बीच का डिफरेंस, उसको हम मानेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट और उसको P&L में दिखाएंगे। इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कैश प्राइस ऑफ असेट। देखो होता क्या है कि आपने मान लो सोचा है कि मुझे मशीन परचेज करनी है। आप बोलते हैं, आप गए सप्लायर के पास, सप्लायर बोलता है कि ऐसा है, आप मशीन परचेज कर सकते हैं। आप अगर 1 लाख रुपए की मशीन है तो आप अभी 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दीजिए, 80,000 रुपये आप बाद में दे सकते हैं। कितना बाद में दे सकते हैं, एक जनरल क्रेडिट पीरियड अलाउ होता है 30 दिन का, 40 दिन का। तो अगर आप 30 दिन या 40 दिन के अंदर आप वो पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं सप्लायर को, 30 दिन या 40 दिन के अंदर, तो माना जाता है कि आपने उधार पे परचेज नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, आपने उधार पे परचेज नहीं किया है, उस केस में आप 1 लाख रुपए को रिकॉर्ड कर सकते हैं IJPP अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि मान लो आपने कहा कि 1 लाख रुपए की मुझे मशीन चाहिए, सप्लायर बोला कि मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है। ऐसा करो, आज मुझे आप 20,000 रुपये पेमेंट कर दो, आज डाउन पेमेंट के रूप में आप 20,000 रुपये मुझे कर दो। बाकी जो 80,000 रुपये बचा, उस 80,000 को आप फ्यूचर में 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, मतलब 4 साल में पे कर देना या 2 साल में पे कर देना, ठीक है। तो इस केस में माना जाएगा कि जो टाइम गैप है, टाइम गैप ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से ज़्यादा का टाइम गैप है, और यहाँ पे ये माना जाएगा कि टोटल पेमेंट और कैश प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम मान लेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट और उसको P&L में चार्ज करेंगे। एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2001 एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑफर्ड फॉर सेल, कितने की ऑफर की गई, 10 मिलियन। कब, 1 अप्रैल X1 को, ठीक है, विद पेमेंट टर्म्स बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये बोला गया कि 3 इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा दे सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 33,33,333 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। वही है, 33,33,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब देखना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे की जाती है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कब पे की जाती है, क्वेश्चन बताएगा। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया ऑन 1 अप्रैल X1, ठीक है। तो जो
जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी वो 1 अप्रैल X1 को पे की जाएगी, मतलब ये डाउन पेमेंट हो जाएगा। 1 अप्रैल X1 को जो पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट, वो एज ए डाउन पेमेंट पेमेंट हो जाएगी। बाकी जो दो हमारी इंस्टॉलमेंट बचेंगी वो दो इंस्टॉलमेंट पे होंगी। एक पे होगी 31 मार्च X2 को, और दूसरी पे होगी 31 मार्च X3 को। ये दो फ्यूचर की हमारी इंस्टॉलमेंट रहेंगी। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट हमारा है 5.36% पर एनम, पास जर्नल एंट्री। तो आइए इस क्वेश्चन की समरी बनाते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ये हम पढ़ रहे हैं डेफर्ड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस निकल जाएगी तो कैश प्राइस को हम रिकॉर्ड कर देंगे एज ए पी कॉस्ट में। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। किसको? कस्टमर को। तो 2 इंस्टॉलमेंट जाएंगी फ्यूचर में और एक इंस्टॉलमेंट एज ए डाउन पेमेंट की जाएगी। तो आइए निकालते हैं कैश प्राइस कैसे निकलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है? जो प्राइस है प्रॉपर्टी की वो है 1 करोड़। ठीक है, इस 1 करोड़ को अप्रैल 2000 X1 पे जाएगी 33,33,333। फिर एक जाएगी 31 मार्च X2 पे जाएगी 33,33,333 रुपये। फिर एक जाएगी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 31 मार्च X3 पे 33,33,333। तो ये तो जा रही है एज ए डाउन पेमेंट। ये इंस्टॉलमेंट जाएगी डाउन पेमेंट, क्योंकि इसका पेमेंट तो अभी करना पड़ेगा अगर मशीन को प्रॉपर्टी को लेना है। इस 33,33,333 रुपये को तो आज पेमेंट करना पड़ेगा अगर मशीन को प्रॉपर्टी को लेना है। ठीक है, तो ये तो आज निकलने वाले हैं जेब से कस्टमर के। ये फ्यूचर में जाएंगी। ये दो इंस्टॉलमेंट जो हैं ये फ्यूचर में जाने वाली हैं। तो इन दोनों का हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सी बात है, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके इस डाउन पेमेंट के साथ ऐड कर देंगे, हमारी कैश प्राइस निकल के आ जाएगी। तो इनका हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इनका इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इनकी हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू कि आज X1 पे इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इस 33,33,333 रुपये की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, आज X1 पीरियड पे। तो इसका निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सबको आता है। इंटरेस्ट रेट कितनी दी है क्वेश्चन में? 5.36%। 5.36% की इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दी हुई है। इससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.949। ठीक है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.901। ये निकल के आ जाएंगे हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो अब हम निकालते हैं क्या? कैश प्राइस। तो ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है डाउन पेमेंट, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
कितने की गई है? 33,33,333 प्लस इसमें हम ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आइए 33,33,333 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0.949 से, प्लस 33,33,333, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.901 से। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 61,66,667। तो टोटल हमारे निकल के आ जाएगी 95 लाख, 95 लाख रुपये आ जाएगा। ये क्या हमारी आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ पीपीई। कितना सिंपल था। अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है तो कैश प्राइस वहाँ से उठा लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो उस केस में जो डाउन पेमेंट होगा उसको ऐड कर लेंगे। डाउन पेमेंट के साथ साथ जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, जो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पे होने वाली है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। उस प्रेजेंट वैल्यू को डाउन पेमेंट के साथ ऐड कर लेंगे, हमारी निकल के आ जाएगी कैश प्राइस या कॉस्ट ऑफ पीपी, और इसी वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब पास कर लेते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सबसे पहले पास होगी अप्रैल 2000X1 की पास होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पीपीई अकाउंट डेबिट टू कैश टू पेबल। ठीक है, पेबल्स क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी हो जाएगी, इसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। कितना? टोटल मशीनरी कितने की बैठेगी प्रॉपर्टी? 95 लाख रुपए की। 95 लाख में 33,33,333 रुपये आज पेमेंट करेगा कस्टमर, बाकी का 61,66,667 रुपये फ्यूचर में पेमेंट करेगा। इसलिए हमने पेबल बुक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आइए, तो ये हमारा हो जाएगा 95 लाख। ठीक है, कैश पेमेंट हमारा कितना हो गया? 33,33,333, ये हो गया हमारा कैश पेमेंट। और पेबल जो फ्यूचर की लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हो जाएगी? 61,66,667 रुपये की। ये हमारी 1 अप्रैल X1 की एंट्री पास हो गई और पीपी हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब आएंगे, अब आएगा 31 मार्च 2000X2, साल का समापन होगा। अब एंट्री क्या पास होगी? तो जो 95 लाख और 1 करोड़ रुपए के बीच का अंतर है वो क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का कॉस्ट को हम P&L में चार्ज करने वाले हैं। तो निकालेंगे तो फर्स्ट एंट्री पास होगी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू पेबल। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। लाइबिलिटी कितने की बुक किए थे? 61,66,667 रुपये की। और जो हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी क्वेश्चन में दी हुई थी? 5.36%। तो 5.36% की रेट से निकालो, तो ये आपका आ जाएगा 3,30,537 रुपये। और यहाँ हमारा आ जाएगा 3,30,000
30,537 रुपये। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल, ठीक है, फर्स्ट ईयर की एंट्री हमारी हो गई पास। उसके बाद दूसरी एंट्री हम पास करेंगे, ये तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री ये होगा कि पेमेंट भी कुछ जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री पास होगी। पेमेंट पेमेंट की एंट्री क्या पास होगी? पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 33,33,333। 33,33,333 हमारी पेमेंट की एंट्री भी हो गई डन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर हमारा कौन स्टार्ट होगा? 2000X3। इस थर्ड ईयर पे हमारी जो पेबल का अमाउंट क्या है, पेबल का अमाउंट क्या है, तो आइए मैं दिखाता हूँ क्या अमाउंट है। 61,66,667 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था। 61,66,667 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था। उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट 3,30,000, 3,30,000, 533, 533। ये हमारा इंटरेस्ट से इतनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा फिर हमने पेमेंट कर दिया 33,33,333 का। तो जो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ये बैलेंस हमारा बन जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर। 61,66,667 प्लस इंटरेस्ट 3,30,533 माइनस 33,33,333। ये हमारा बचेगा 31,63,867। 31,63,867। ठीक है। अब हम जब X3 में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे? इस अमाउंट पे। तो आइए एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू पेबल। लगाओ इंटरेस्ट, चार्ज करो 31,63,000 का। 31,63,867 इंटू 5.36 डिवाइड बाई 100। ये हमारा आ जाएगा 1,69,583। 1,69,583 ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। एंड थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी, सेकंड एंट्री पेमेंट की। पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 33,33,333। 33,33,333। ये हमारा हो गया पेमेंट, ठीक है। काम खत्म। जो हमारा अमाउंट 61,66,667 रुपये का हमने बुक्स में बुक किया था आज लाइबिलिटी, उसका आज पेमेंट हो गया। X3 पे पेमेंट हो गया। कोई भी लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमारे नहीं बची पे, ठीक है। आइए मैच करवाते हैं। देखिए 31,63,867 रुपये बैलेंस हमारे बुक्स में भी है, ठीक है। कितना है? 31,63,867 रुपये का बैलेंस अभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में खड़ा है। उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिए 1,69,583। इतने रुपये से और बढ़ जाएगा वो, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। 1,69,583 बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग पे कितना बैलेंस बन जाएगा? 31,63,867 प्लस 1,69,583। ये बैलेंस बन जाएगा हमारा 33,33,450।
और हमने पेमेंट कितने का कर दिया, 33,33,333 रुपये का। जो डिफरेंस आ रहा है 333 माइनस 450, 117 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है 117 रुपीज़ का, वो आ रहा है राउंड अप की वजह से। ठीक है, वो राउंड अप की वजह से 117 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज ये बैलेंस इतना ही बनता। तो ये बैलेंस पे हो गया, हमारा काम खत्म, लाइबिलिटी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से ख़त्म हो चुकी है। तो ये रही कि अगर हम कैश में परचेस ना करके अगर हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं, उधार में परचेस करते हैं, तो उस केस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्ट ऑफ पीपी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट में ये था कि अगर असेट अक्वायर की जाती है एक्सचेंज के द्वारा, मतलब यहाँ पे ना तो असेट कैश में परचेज की जा रही है, ना तो असेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब बनवाई जा रही है, ना तो डेफर्ड क्रेडिट बेसिस पे परचेज की जा रही है, यहाँ पे एसेट को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इंडिया 16 बोलता है कि एक्सचेंज के केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है कि ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उस ट्रांजैक्शन में कुछ कॉमर्शियल सब्सटेंस है और दूसरा कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है ट्रांजैक्शंस के बीच में, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन टेकन अप। जो असेट आ रही है अगर उस असेट की फेयर वैल्यू दी हुई है तो उसको उस फेयर वैल्यू पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये रहता है फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस ये रहता है कि मान लो उस असेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, जो असेट एक्सचेंज के रूप में आ रही है उस असेट की फेयर वैल्यू नहीं दी गई है, तो इस केस में जो असेट जा रही है जिसको हम बोलते हैं गिवन अप असेट, जिस असेट को हम दे रहे हैं जा रही है असेट, उस असेट की अगर कोई फेयर वैल्यू दी हुई है तो उस असेट की फेयर वैल्यू को यूज़ कर लिया जाएगा आने वाली असेट को रिकॉर्ड करने में। एंड तीसरा प्रेफरेंस ये होता है जब ना तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप एंड फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन अप, किसी भी असेट की फेयर वैल्यू नहीं दी है, तो उस केस में कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कैरिंग अमाउंट पे। कैरिंग अमाउंट किसका लिया जाएगा, जो असेट जा रही है उसकी कैरिंग अमाउंट पे। ठीक है, एंड अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में, तब सिंपल एक ही रूल है, वो रूल ये है कि जो असेट जा रही है उस असेट की जो कैरिंग अमाउंट होगी उस कैरिंग अमाउंट को यूज़ किया जाएगा आने वाली असेट को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए इसको समझते हैं। अपना फोर्थ केस है एक्सचेंज का। अपना फोर्थ केस है एक्सचेंज का। अगर एक्सचेंज के केस में फर्स्ट कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। कॉमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है अभी बताएंगे आगे, बट अभी ये समझ लीजिए कि कॉमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करता है। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी रहेगी, तो जो असेट आ रही है मतलब टेकन अप असेट को जो रिकॉर्ड करेंगे, टेकन अप एसेट को जो रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रहेगा, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट। जो असेट आ रही है उस असेट की अगर फेयर वैल्यू दी हुई है, बहुत बढ़िया बात, फिर उसी फेयर वैल्यू पर हम उस असेट को रिकॉर्ड कर लेंगे।
मान लो अब उस असेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सेकंड प्रेफरेंस में हम जाएंगे। सेकंड प्रेफरेंस में हम जाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट। गिवन अप असेट, जो असेट दी जा रही है एक्सचेंज में, उस असेट की गिवन अप, जो उस असेट की अगर कोई फेयर वैल्यू है तो उस असेट की फेयर वैल्यू को यूज़ कर लिया जाएगा टेकन अप असेट को रिकॉर्ड करने में। ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है, थर्ड प्रेफरेंस, थर्ड केस ये हो सकता है कि ना तो फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट दी हुई है, ना तो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट दी हुई है। ना जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू है, ना आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ किसका, गिवन अप एसेट, जो एसेट जा रही है उसको हम ले लेते हैं, और इस वैल्यू पे जो एसेट आ रही है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। समझ गए। ये कब होगा, जब कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता होगा। दूसरा केस, कॉमर्शियल सब्सटेंस नॉट एग्जिस्ट। कॉमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक रूल है कि जो टेकने पे एसेट होगी, आने वाली एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब टेकने पे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट। जो जाने वाली एसेट है, उस जाने वाली एसेट की कैरिंग अमाउंट पे इस एसेट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। टेकने पे एसेट को, जाने वाली एसेट को, आने वाली एसेट को, जाने वाली एसेट की कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। टेकन अप एसेट रिकॉर्ड की जाएगी एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट। समझ गए कि कॉमर्शियल सब्सटेंस होगा तो कैसे रिकॉर्ड होगी, कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा तो कैसे रिकॉर्ड होगी। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस। कॉमर्शियल सब्सटेंस किसे बोलते हैं, कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि डिफरेंट एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो। मतलब जो असेट आ रही है वो कुछ तो डिफरेंट होनी चाहिए जाने वाली असेट से, अदरवाइज जो असेट आ रही है और जो असेट हमारी जा रही है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो उसको हम फेयर वैल्यू पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे आने वाली असेट को। मतलब एक मशीन ए है, मशीन ए, राइट, कोई एक मशीन ए है, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, ये बनाती है 1000 यूनिट पर डे। 1000 यूनिट पर डे बनाती है ये मशीन। एक मशीन बी है, ये भी क्या 1000 यूनिट बनाती है पर डे। ये भी क्या 1000 यूनिट बनाती है पर डे के हिसाब से। अब सोचो कि मशीन ए और मशीन बी दोनों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या है, वो सेम है, 1000 यूनिट वो पर डे बना रही है, 1000 यूनिट वो पर डे बना रही है। अब दोनों मशीन को अगर एक्सचेंज किया जा रहा है तो इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस कहाँ है। मशीन मान लो, मशीन ए को एक्सचेंज किया जा रहा है मशीन बी के साथ, मशीन ए को एक्सचेंज किया जा रहा है मशीन बी के साथ, यहाँ पे कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करता है। भाई दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है, 1000 यूनिट वो बना रही है, 1000 यूनिट वो बना रही है। ठीक है। अब मान लो मशीन ए की जो कैरिंग अमाउंट है वो 1 लाख है,
मशीन ए की कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, मशीन बी की कैरिंग अमाउंट मान लो है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 1.20 लाख, इसकी फेयर वैल्यू है 2 लाख सपोज। ठीक है। अब आप होशियारी क्या कर रहे हो कि मशीन ए को एक्सचेंज कर रहे हो मशीन बी के साथ। ठीक है। आप मशीन ए को एक्सचेंज कर रहे हो मशीन बी के साथ। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन ए की वैल्यू कितनी पड़ी होगी? 1 लाख। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके बैलेंस शीट में मशीन ए की वैल्यू कितनी पड़ी होगी? 1 लाख। लेकिन इंडेस के अनुसार अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तब आप आने वाली असेट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ आने वाली असेट कौन सी है? मशीन बी। मशीन बी की फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। मतलब आप 1 लाख रुपए की एसेट को दे करके आप 2 लाख रुपए की एसेट को बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। आप चालाकी कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए की एसेट दे के 2 लाख रुपए की एसेट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो। इंडेस बोलता है बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं गलत है, नहीं चलेगा। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आप इस एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन इस एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ 1 लाख पे। जो हमारी मशीन ए है, मान लो हमने एक्सचेंज किया भी, ठीक है, मशीन बी के साथ। मशीन बी हमारे पास आ गई, मशीन ए हमारे बुक से चली गई। तो जो मशीन ए की जो कैरिंग अमाउंट थी, उसी कैरिंग अमाउंट पे इस मशीन बी को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मशीन जो बी है, मशीन मशीन ए है, मशीन ए की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख पे ही इस मशीन बी को हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि फेयर वैल्यू 2 लाख पे। ठीक है। बट वही अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता होता, मान लो सपोज सेकंड केस हम लेते हैं कि मशीन बी ये 1200 यूनिट पर डे बनाती है। मशीन बी 1200 यूनिट पर डे बनाती है। अब यहाँ पे कॉमर्शियल सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि मशीन ए 1000 यूनिट बनाती थी और मशीन बी जो है 1200 यूनिट बना रही है। अब अगर एक्सचेंज होता है मशीन बी का मशीन ए के साथ, तो अब मशीन बी को हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पे। यहाँ फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो अब यहाँ हम जो रिकॉर्ड करेंगे पीपीई मशीन बी, उसको हम 2 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। सिंपल था। पहले हम देखेंगे कि जो एसेट जा रही है, सॉरी, जो एसेट आ रही है उसकी कोई फेयर वैल्यू दी हुई है, हाँ उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, उसी वैल्यू को रिकॉर्ड कर दो। दूसरा, मान लो उस एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, जो एसेट हमारी आ रही है, तो जो एसेट जा रही है क्या उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है? हाँ दी हुई है, उस पर रिकॉर्ड कर दो। दोनों की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, सिंपल, जो असेट हमारी जा रही है उस असेट की कैरिंग अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ दी हुई होगी, उस वैल्यू को रिकॉर्ड कर देंगे आने वाली असेट की। ये तो बात हो गई जब कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। जब कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या करेंगे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना। जो कैरिंग अमाउंट होगा जाने वाली एसेट का कैरिंग अमाउंट, उसी कैरिंग अमाउंट को यूज कर लेंगे आने वाली एसेट को रिकॉर्ड करने में। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, वेरी इजी। ठीक है। तो ये हम बात कर लिए, अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के केस में पीपी की कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड होगी। अब इस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं, आइए। यहाँ पे लिखा भी वही हुआ है, इफ कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट देन टेकन अप एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज। जो आने वाली एसेट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, जो एसेट आ रही है उसकी अगर फेयर वैल्यू दी हुई है तो उसी फेयर वैल्यू को यूज कर लिया जाएगा उसको रिकॉर्ड करने में। नहीं है तो गिवन अप एसेट को लिया जाएगा। बट व्हेन नीदर फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट और टेकन अप एसेट इज गिवन, ठीक है, उस केस में कैरिंग अमाउंट वुड बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ टेकन अप एसेट। वही लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, कैश फ्लो फ्रॉम टेकन अप एसेट शुड बी डिफरेंट। हमने कहा ना कुछ डिफरेंट होनी चाहिए आने वाली एसेट फ्रॉम गिवन अप एसेट। एक इसका एग्जांपल है बेहतरीन, प्लूटो लिमिटेड ओन लैंड एंड बिल्डिंग। प्लूटो लिमिटेड के पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई है, विच आर कैरीड, जिसकी कैरिंग अमाउंट
which is which carried in its balance sheet aggregate carrying amount 10 million। जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना है, 10 मिलियन। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ सच एसेट इज 15 मिलियन। कितनी, 15 मिलियन। जो फेयर वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 15 मिलियन। किसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की। ओके, इट एक्सचेंज द लैंड एंड बिल्डिंग विद फॉर ए प्राइवेट जेट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्राइवेट जेट के साथ इस लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सचेंज कर लिया। ओके, विच हैज फेयर वैल्यू ऑफ 20 मिलियन। तो जो प्राइवेट जेट की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 मिलियन। पे एडिशनल कैश 3 मिलियन और उसने कैश पे किया। अप्लाई नेसेसरी प्रोविजन फॉर इंडिया 16 फॉर दी अबव ट्रांजेक्शन एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारी जाने वाली एसेट कौन सी है, देखिए इसमें जो हमारी टेकन अप एसेट है, आने वाली एसेट कौन सी हमारी है, प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट क्या है, आ रहा है हमारे पास प्लूटो लिमिटेड के पास। प्लूटो लिमिटेड के पास प्राइवेट जेट क्या है, आ रहा है, टेकन अप एसेट है। इसकी फेयर वैल्यू क्या है, प्राइवेट जेट की फेयर वैल्यू पता है कितनी है, इसकी फेयर वैल्यू है 20 मिलियन। 20 मिलियन। ठीक है, 20 मिलियन इसकी क्या है, फेयर वैल्यू है। इसी फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या था कि अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट है, और हम मानते हैं, आई एज्यूम डैट कि इस ट्रांजेक्शन में, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। तो अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट। जो एसेट आ रही है, क्या उस एसेट की फेयर वैल्यू दी है, हाँ उस एसेट की फेयर वैल्यू दी है। कितनी है, 20 मिलियन। इसी 20 मिलियन पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। उसके बाद एडिशनल कैश कितना दिया हुआ है, एडिशनल जो कैश हुआ है, निकला हुआ है, वो 3 मिलियन गया हुआ है। ठीक है, तो पीपी हमारी कितने की रिकॉर्ड हो जाएगी, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ पीपीई, कैलकुलेशन ऑफ पीपीई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट कितनी दी हुई है, 20 मिलियन। 20 मिलियन कितनी दी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, प्लस कैश कितना गया है एडिशनल, कैश गया है 3 मिलियन। तो ये हमारे निकल के आ जाएगी कॉस्ट ऑफ पीपीई। कॉस्ट ऑफ पीपी हमारी निकल के कितनी आ गई, 23 मिलियन। ये हमारी निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ पीपी। इतने पे हमारी पीपी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइवेट जेट है। ठीक है, इतने पे रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, पहला तो हम करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे पीपी को रिकॉर्ड, कॉस्ट निकाल लिए, रिकॉर्ड कर दिए। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि जो हमारी एसेट है, क्योंकि हमारी एसेट जा भी तो रही है, कुछ एसेट लैंड बिल्डिंग हमारी जा रही है, उसके बदले में हमारे प्राइवेट जेट मिल रहा है।
तो जो लैंड बिल्डिंग जा रही है उसकी कुछ कैरिंग अमाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी, मतलब उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, क्योंकि वो असेट क्या है, जा रही है। तो जाने वाली असेट को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसको हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा काम करेंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन्स पे, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स पे प्रॉफिट और लॉस भी हो जाए, तो उस प्रॉफिट लॉस को हम P&L में भेजेंगे। चलिए अब पास करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत इजी। पहले हम क्या करेंगे, PPE अकाउंट डेबिट, PPE अकाउंट डेबिट टू कैश, टू क्या गया, लैंड एंड बिल्डिंग। जो हमारी लैंड बिल्डिंग थी वो चली गई, जो लैंड बिल्डिंग थी प्लूटो लिमिटेड के पास, वो भी तो जाएगी ना। इसको हम क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे। टू अब प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ होगा तो वो देखेंगे क्या हुआ है। तो पीपी हमारी कितने की रिकॉर्ड हुई, 23, 23 की, 23 मिलियन की रिकॉर्ड हुई। कैश कितना गया, 3। लैंड और बिल्डिंग, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी बुक्स ऑफ अकाउंट में, आओ दिखाते हैं क्या थी। ये थी कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन। पढ़िए, कैरिंग अमाउंट कितना था, 10 मिलियन था प्लूटो लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में लैंड बिल्डिंग का। तो यहाँ हो जाएगा 10 मिलियन। तो इस पर कितना प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। कितना प्रॉफिट हो गया, 10 का, 10 मिलियन का। बीइंग इनिशियल रिकॉग्निशन डन, बीइंग इनिशियल रिकॉग्निशन डन, काम खत्म, रिकॉर्ड हो गया। कितना इजी था। एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी करवाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपके MQQ में पूछा गया है, मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। चलिए स्टार्ट करें। P Limited has incurred following transaction in respect of acquiring plant in exchange of old plant। ओल्ड प्लांट को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके बदले में न्यू प्लांट वो अक्वायर कर रहे हैं, मतलब यहाँ एक्सचेंज का केस है। ठीक है। द ओल्ड साइट वाज डिसमेंटल्ड एट कॉस्ट ऑफ 8,000। 8,000 रुपये खर्चा किए गए ओल्ड साइट को डिसमेंटल करने में। नो एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाज कैपिटलाइज फॉर ओल्ड प्लांट। अच्छा, जबकि इनको ये 8,000 रुपये कैपिटलाइज करने चाहिए थे इस पीपी की कॉस्ट में, लेकिन उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया उस टाइम। स्क्रैप, जो स्क्रैप निकला डिसमेंटल करने पे, उसको बेचा गया, उससे कितने 1,000 रुपीज आ गए। तो ओल्ड प्लांट की कॉस्ट में इसको क्या करेंगे, ऐड करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कैपिटलाइज, हम लोग इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ओल्ड प्लांट की जो कैरिंग अमाउंट होगी उस कैरिंग अमाउंट में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। न्यू साइट वाज कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट 48,000। कोई साइट प्रिपेयर की गई प्लांट को लगाने के लिए, तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कितनी आई, 48,000। आपको पता है कि साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पीपी का पार्ट होता है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में पीपी की कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सप्लायर ऑफ न्यू प्लांट,
जो सप्लायर है जिससे हम एक्सचेंज बी लिमिटेड एक्सचेंज कर रही है, न्यू प्लांट एग्रीड टू टेक ओल्ड प्लांट फेयर वैल्यू 1,26,000 रुपये। ओके, वो बोला सप्लायर जिससे हम न्यू प्लांट ले रहे हैं, वो सप्लायर बोला कि आपका हम ओल्ड प्लांट एज एक्सचेंज ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। न्यू प्लांट प्राइस, जो नए प्लांट की प्राइस कितनी है, 3,20,000 रुपये है। और कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड प्लांट कितना है, 1,00,000 रुपये। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है, 16,000 रुपये। और वेजेस पे की गई है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट 4,000, ट्रायल रन का खर्चा आया है 1,600, आपको पता है, इनको ऐड कर देंगे। फ्रेट लगा है 8,000 रुपये का। जीएसटी ऑन अप्लाई 18% जीएसटी चार्ज होती है। लॉस हुआ है कितना, 40,000 रुपये का फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट इंस्टॉलेशन। आपको पता है, हमने पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले या सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जो कॉस्ट होती है, कोई लॉस होता है ड्यू टू लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उस लॉस को हम, कोई ऑपरेटिंग लॉस हो जाता है, उस ऑपरेटिंग लॉस को हम पीपीई के कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं, तो ये भी नहीं आने वाला। 10,000 वाज पेड एज कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग। अच्छा है, लॉन्च किए हैं कोई प्रोडक्ट, इसको भी हमने लेने वाले हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज इन पास्ट जनरल एंट्री। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिए कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, और इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमको पता है कि एक्सचेंज का केस है, तो एक्सचेंज के केस में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो असेट हमारी जा रही है और असेट जो हमारी आ रही है, उन असेट के बैलेंसेस क्या दिए हुए हैं, क्या जो असेट आ रही है उस असेट का कैरिंग अमाउंट, उस असेट का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। तो हाँ जी, ये देखिए, न्यू प्लांट प्राइस 3,20,000 रुपये, ये मानते कि इसका क्या है, फेयर वैल्यू। जो नया प्लांट आ रहा है उसकी प्राइस कितनी है, 3,20,000 रुपये। ठीक है, और जो असेट जा रही है उस असेट की कैरिंग अमाउंट क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो असेट जा रही है उस असेट को हम क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे, ओल्ड प्लांट को हम करेंगे डी रिकॉग्नाइज। तो उस असेट की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 1,00,000 रुपये ये। ठीक है, इस वैल्यू में कुछ हम एडजस्टमेंट करेंगे। कौन सा एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा, जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट 8,000 आई है उसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला हमारा काम होगा कॉस्ट ऑफ पीपीई, पीपीई की कॉस्ट को निकालना। राइट, तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एसएम आपके स्टडी मटेरियल का है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्टडी मटेरियल का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो पहला जो न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट की प्राइस क्या है, 3,20,000। न्यू प्लांट की प्राइस कितनी है, 3,20,000 रुपये, उसको लिख लेंगे। उसमें ऐड करेंगे फ्रेट, उसको लाने का खर्चा न्यू प्लांट को फैक्ट्री तक कितना है, 8,000। क्वेश्चन में देख सकते हो 8,000 है। दूसरा, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, अब मशीन को लगाया जाना है, प्लांट को लगाया जाना है, तो उसके लिए साइट प्रिपेयर की जाएगी, साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन पे कितना खर्चा हुआ, 48,000। 48,000 रुपये। उसके बाद मशीन लग गई, अब क्या होगा उसका,
इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ हमारा 4000, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। फिर उसके बाद टेस्ट टेस्ट और रन पे खर्चा हुआ 1600 रुपये का। ठीक है। उसके बाद एक और कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बुक्स क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना? 16,000। इसको ऐड करो तो निकल के आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ पीपीई। ठीक है। कॉस्ट ऑफ पीपी निकल के हमारी आ जाएगी। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10, 3,20,000 प्लस 8,000 प्लस 48,000 प्लस 4,000 प्लस 1,600 प्लस 16,000, कितनी आ गई? 3,97,600। कॉस्ट ऑफ पीपी निकल के आ गई। अब सिंपल दूसरा काम क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्री। ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन में आपने देखा होगा, लिखा था कि 8,000 खर्चा किया गया है डिसमेंटलिंग कॉस्ट के रूप में। डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे खर्चा हुआ है 8,000 रुपये का ओल्ड प्लांट को डिसमेंटल करने पे। लेकिन उस कॉस्ट को, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट को जब ओल्ड प्लांट को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था तो उस कॉस्ट को नहीं लिया गया था कॉस्ट ऑफ पीपी में। मतलब मिस्टेक हो गई थी अकाउंटेंट से मिस्टेक हो गई थी, उसने इस खर्चा को एस्टिमेट नहीं किया और कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड नहीं किया, क्योंकि अकाउंटेंट बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस खर्चे को ऐड करेंगे किसमें? ओल्ड प्लांट की कॉस्ट में। तो आइए पहले उसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है। पहले उसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। कितना खर्चा हुआ? 8,000, है ना। तो पीपी की कॉस्ट में उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो पीपी मतलब ओल्ड प्लांट अकाउंट डेबिट, कितने से? 8,000 से। टू बैंक, खर्चा कितना हो गया? 8,000 का। 8,000 रुपये का खर्चा हो गया ओल्ड प्लांट को डिसमेंटल करने पे, 8,000 का। तो यहाँ बैंक से 8,000 रुपये चला जाएगा और यहाँ ये 8,000 रुपये ओल्ड प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या हुआ? कुछ स्क्रैप निकला, उस स्क्रैप को बेचा गया, ओल्ड प्लांट के स्क्रैप को, और उससे कुछ पैसा रियलाइज हुआ। तो क्या होगा एंट्री पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड प्लांट, कितना? 1,000 रुपये। चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। ठीक है। अब हमारा जो ओल्ड प्लांट बचा, उस ओल्ड प्लांट की कैरिंग अमाउंट, या इसको बोल सकते हैं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितनी है ओल्ड प्लांट की? जो कैरिंग अमाउंट है कितनी? क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 1,00,000। क्वेश्चन में देख सकते हो 1,00,000 रुपए की कैरिंग अमाउंट दी हुई है ओल्ड प्लांट की। 1,00,000 रुपए का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितने का हो जाएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा
1 लाख, ठीक है, प्लस 8,000 माइनस 1,000, 1,07,000 रुपये का। ये हमारी निकल के आ जाएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। सिंपल, 8,000 रुपये ऐड कर दिए, 1,000 रुपये जो आए उसको हम लेस कर दिए। 8,000 रुपये पीपीई में ऐड होंगे, 1,000 रुपये पीपीई में लेस होंगे ये। आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पीपीई को। पीपीई अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, कितने का रिकॉर्ड हो जाएगा, 3,97,600 का, 3,97,600 से रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। 3,97,600 से हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैश गया होगा, कैश कितना गया होगा, फ्रेट 8,000 रुपये ये कैश में पेमेंट किया गया होगा। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ये, इंस्टॉलेशन ये, और टेस्ट रन ये, ठीक है। तो ये इसको ऐड कर लोगे, ये 8,000, 48,000, 4,000 एंड 1,600 रुपये। तो आपका जो कैश अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 61,600। 61,600 ये हमारा गया होगा कैश। उसके बाद टू ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे ना, क्योंकि ओल्ड प्लांट एक्सचेंज के रूप में सप्लायर एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। तो ओल्ड प्लांट की वैल्यू कितनी थी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1,07,000, 1,07,000। ओल्ड प्लांट को हमने डी रिकॉग्नाइज कर दिया। उसके बाद अब क्या होगा, 3,20,000 रुपये का प्लांट, और हमारे ओल्ड प्लांट की फेयर वैल्यू क्या थी, 1,26,000। क्वेश्चन में देख सकते हो 1,26,000 रुपये हमारे ओल्ड प्लांट की फेयर वैल्यू थी। कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 1,07,000, लेकिन जो फेयर वैल्यू है वो 1,26,000 रुपये है। तो मतलब 1,26,000 रुपये का प्लांट दे के हमने कितने का प्लांट ले लिया, 3,20,000 रुपये का प्लांट ले लिया। तो फ्यूचर में कितना पेमेंट अभी करना पड़ेगा टू सप्लायर, ये लाइबिलिटी बुक हो जाएगी कितना का, 3,20,000 रुपये का प्लांट हमने लिया, नया प्लांट, उसके बदले में 1,26,000 रुपये का प्लांट हमने ओल्ड प्लांट दे भी दिया। 1,26,000 रुपये का हमने ओल्ड प्लांट उसके बदले में हमने दे भी दिया। तो फ्यूचर में कितना अभी पेमेंट करना पड़ेगा, 1,94,000। लेस करो, 3,20,000 माइनस 1,26,000, 1,94,000, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा कैश निकल गया, कैश की एंट्री पास कर ली, ओल्ड प्लांट डी रिकॉग्नाइज हुआ उसकी एंट्री पास की, और ये हो गया टू सप्लायर, मतलब सप्लायर को फ्यूचर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,94,000 उसकी एंट्री पास होगी। अब हमारा होगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन उसका बना देंगे कितना, 16,000 रुपये, ठीक है। अब जो ये डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कितने का आएगा, 1,07,000 रुपये की कैरिंग असेट वाली, 1,07,000 रुपये की जो कैरिंग असेट थी, कैरिंग अमाउंट जो था उसको हमने 1,26,000 रुपये में दे दिया, किसको, सप्लायर को। तो 1,26,000 रुपये माइनस 1,07,000, कितने का प्रॉफिट हो गया, 19,000 का। मतलब
जिस असेट की कैरिंग अमाउंट 1,07,000 बुक्स ऑफ अकाउंट में थी, उस असेट को हमने सप्लायर को दे दिया कितने में, 1,26,000 रुपये में। मतलब कितना हमने प्रॉफिट कमा लिया, 19,000 का। तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, 61,600 प्लस 1,07,000, 61,600 प्लस 1,07,000 प्लस 1,94,000 प्लस 16,000 प्लस 19,000, कितना आ गया ये, 3,97,600, राइट। 3,97,600 डेबिट क्रेडिट साइड मैच कर गया, 3,97,600, 3,97,600 रिकॉर्ड हो गई। ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखना है। पहला तो जो हमारा ओल्ड प्लांट है, ओल्ड प्लांट की हमें रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओल्ड प्लांट की रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 1,00,000 है। 8,000 रुपये का डिसमेंटल कॉस्ट हम ऐड करेंगे, 1,000 रुपीज़ जो रियलाइज हुआ कैश में उसको हम लेस कर देंगे, हमारी रिवाइज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें ध्यान में रखना है कि सप्लायर ने 3,20,000 रुपये का प्लांट हमें दिया, उसके बदले में 1,26,000 रुपये का प्लांट हमसे, ओल्ड प्लांट हमसे ले लिया, जिसकी वैल्यू थी 1,26,000 फेयर वैल्यू। तो सप्लायर को फ्यूचर में कितना पेमेंट करना है, 1,94,000। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट और प्रोविजन फॉर लॉस और प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे लास्ट में। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, 1,26,000 रुपये की एसेट मतलब प्लांट सप्लायर को दिया गया, जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 1,07,000 बुक में, तो फायदा कितना हो गया, 19,000 रुपये का। हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। आइए आपकी स्टडी मटेरियल में देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ये रहा आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीनरी, प्रॉफिट लॉस, सप्लायर, कैश, लाइबिलिटी। 1,07,000, 19, 1,94,61 सेम है, सेम एंट्री पास है। ओल्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीनरी। ठीक है। उसके बाद जो लॉस है 40,000 रुपये का ड्यू टू ऑपरेटिंग लॉस जो भी है, और 10,000 रुपये का जो लॉन्चिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस पर जो खर्चा किए हैं, इन खर्चों को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे पीपी की कॉस्ट में, इसको हम पेंडल में चार्ज करेंगे। वही बात नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, पेंडल में चार्ज हो जाएगा। तो इन 3 खर्चों को आपको ध्यान में रखना है। पहला जीएसटी, तो जीएसटी तो आपको पता है कि रिफंडेबल टैक्स है, रिफंडेबल टैक्स को वैसे भी हम कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते हैं, जो उस पर जीएसटी पे करते हैं। लॉस, लॉस अमाउंट 40,000 लो कैपेसिटी, इसको भी हम नहीं लेंगे, एंड 10,000 पेड एज लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसको भी नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन था अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इसको मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया है आपके। ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए 1-2 बार और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पर। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, अभी तक हमने देख लिया कि जो एसेट एक्वायर करने के 4 तरीके थे। पहला कैश में, दूसरा जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं मतलब एसेट को बना खुद से बनाते हैं, एंड तीसरा हमने डेफर्ड क्रेडिट पर देखा, एंड फोर्थ हमने देख लिया एक्सचेंज। चारों केस हमने देख लिया, चारों के क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है। कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी बात ये कि टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाओ उसको ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं नोट्स, क्वेश्चन बैंक जो भी है डिस्कशन वहीं होने वाला है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।